हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियमवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी का हम फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। इसमें हम समझेंगे साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसके नेचर्स क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब हम हेडिंग्स आज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। मतलब साइको का मतलब होता है कि रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा माइंड है उससे। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड को साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हम मतलब साइकोलॉजी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है या साइकोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। और साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बिहेवियर। हमारा बिहेवियर ही हमारी साइकोलॉजी। जैसा इंसान की मेंटालिटी होगी वैसा ही उसका बिहेवियर होगा। दूसरा है पर्सनैलिटी। लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो उनके दिमाग के ऊपर या उनके माइंड के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो मतलब हम साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजी हमारी तभी ज़्यादा डेवलप होगी या उस इंसान की साइकोलॉजी कहते हैं ना कि उसका सोचने समझने का नज़रिया बहुत अच्छा है, उसका माइंड बहुत तेज़ है, मतलब कि उसका बिहेवियर अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। निगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, ये सब हमारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती है, हमारी माइंड से रिलेटेड होती है। हमारा माइंड ही इन सबको ऑर्गेनाइज करता है, इन सबको चलाता है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, ये हमारी सब साइकोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम फर्स्ट हिंदी में ही समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम समझते हैं डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर। इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट्स वर्क्स। तो इसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, मतलब कि हम अपने माइंड को, अपना जो हमारा माइंड कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें थॉट्स आते हैं, कैसा थिंकिंग करता है, इन सबकी एक साइंटिफिक स्टडी को, इन सबके ऊपर जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। एंड बिहेवियर, और जो इंसान वो कैसे बिहेव करता है, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना, समझना, उसका माइंड कैसा है, उसके माइंड में कैसे थॉट्स आ रहे हैं, उसकी सोच कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, इन सब के बारे में पढ़ने को साइकोलॉजी कहते हैं। एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क्स, कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम अपने दिमाग को और कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या पॉजिटिव थॉट्स हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाई करने को साइकोलॉजी कहते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। देखिए, जैसे इसमें कहा भी गया है, ये साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की, मतलब कि जो हमारा माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, उसकी साइंटिफिक स्टडी है और इसके फंक्शन, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। ठीक है। हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है, कैसे क्या सोचता है, कब क्या परसीव करता है, हर बात को किस नज़रिए से लेता है, इन सब के बारे में हम जब डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, उस वर्ड को या उस स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। आई होप कि आपको अब डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो जो पहला नेचर वो है साइकोलॉजी इज अ साइंस। तो जैसे हमने पहले ही कहा था कि साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं। जब साइंटिफिक वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को एक विज्ञान के परसेप्शन से देखते हैं, मतलब साइंस के नज़रिए से देखते हैं कि उसमें कैसे डेवलप कर सकते हैं या उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हमारा माइंड फंक्शन करता है। तो साइकोलॉजी इज अ साइंस। तो इसमें है साइंस इज द ब्रांच ऑफ स्टडी विच कंसर्न विद ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। देखिए, इसमें कहा भी गया है कि जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो मतलब कि एक माइंड को हम ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसे काम करता है, उसके क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ाई करने को साइकोलॉजी कहते हैं। और मतलब उसमें नज़रिए से कहा गया है कि साइकोलॉजी जो साइंस है, मतलब हम साइकोलॉजी को एक साइंस कह सकते हैं। ठीक है। फिर साइकोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस। अब ये एक नेचुरल साइंस है, ये मतलब प्राकृतिक है, नेचुरली। अब हमारा माइंड नेचुरली होता है, हम इसको क्रिएट तो करते नहीं है, मतलब हम बनाते तो नहीं है, आर्टिफिशियल तो किसी का माइंड होता नहीं है, नेचुरल है। अब जब हमारा माइंड नेचुरल है तो माइंड की स्टडी करना भी नेचुरल होगा, तो इसीलिए कहा गया है साइकोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस। ठीक है।
तो इसमें कि जैसे कहा गया है साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशन, गैदर कलेक्ट्स द डाटा एंड रीच हिज कंक्लूजन, और बायोलॉजिस्ट डिड, मतलब कि यही कहा गया है कि हमारा जो माइंड है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, फिर जो हमारे पास जानकारियाँ होती हैं उनके बारे में नई नई रिसर्च करते हैं। इन सबको एक ग्रुप में कहा गया है साइकोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस। जो हमारा नेक्स्ट नेचर है वो है साइकोलॉजी इज़ द सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स आप ऐसे समझिए, जो हमारा माइंड है, जो हम एक इंडिविजुअल है, हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं, लोगों में माइंड होता है, ठीक है। तो उन सब के बारे में स्टडी करना इसीलिए कहा गया है साइकोलॉजी इज़ द सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है क्योंकि एक सोसाइटी पर बेस्ड है। सोसाइटी में हर इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना ही साइकोलॉजी है, तो इसीलिए कहा गया है साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस से ऐसे मतलब है कि हमें एक पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, जैसे लिखते हैं पॉजिटिव साइंस डील विद द फैक्ट्स एज दे आर और दे वर्क्स, मतलब कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, या जैसे मतलब हमारे माइंड को कहा गया वैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मतलब पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है तो इसी को कहा गया साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। मतलब अप्लाइड साइंस इसलिए कहा गया है कि हम साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम माइंड को पढ़ते हैं, जैसे किसी को प्रॉब्लम हो जाती है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान की सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। अगर हम सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करते हैं तो उसके लिए हम अपने कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, उसके लिए वर्क करते हैं। तब जो वो वर्क करेंगे तो वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होंगे ना। तो इसीलिए कहा गया है साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड साइंस। मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसको हम किसी पर्सन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी इज अ डेवलपिंग साइंस। डेवलपिंग साइंस का मतलब ये, अगर आप बताइए, अगर साइकोलॉजी इसीलिए डेवलप की गई है, इसीलिए उसको पढ़ा जाता है ताकि हम लोगों के दिमाग को और विकसित कर सकें, नई नई रिसर्च कर सकें, लोगों की मेंटालिटी को, लोगों के इंटेलिजेंस को और इम्प्रूव कर सकें, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सकें। अब जब इन सब में ग्रोथ हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहा गया साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग साइंस। मतलब कि हम नई नई रिसर्च करते हैं अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, अपनी जो हमारी स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड है उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको नेचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम समझते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ हम साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पर दो स्कोप दिए गए, मतलब दो टाइप्स हैं, एक है प्योर साइकोलॉजी, एक है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में है कि वो प्योर है, मतलब उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकते, बस उसको स्टडी कर सकते हैं। मतलब वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स है। जैसे हमें मतलब अगर दे दिया गया है कोई अवधारणा या कोई कॉन्सेप्ट दे दिया गया है तो वो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में कि हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपने नए रूल्स, अपने तरीके से नए रूल्स बना करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हीं के बिहाफ पर हम दोनों को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा पहला स्कोप था, जो फर्स्ट टाइप है, वो है प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में है कि ये एक प्योर है, मतलब इसमें हमको बताया गया एक फ्रेमवर्क, एक जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब एक ढांचा टाइप है, एक स्ट्रक्चर हमको दे दिया गया है, बोला गया है कि आप इसी पर स्टडी कीजिए या इसी पर रिसर्च कीजिए। मतलब हम रिसर्च करेंगे, इन्वेंट करेंगे, लेकिन हमको पहले से ही एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि आपको इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करनी है। लोग सपोज ऐसे समझिए कि जैसे अभी हमने मेंटल रिटार्डेशन वर्ड यूज़ किया था, तो अगर जो हमारे मतलब कि साइकेट्रिक लोग हैं उनको पहले से बोल दिया गया कि जैसे ये एक साइकेट्रिक पेशेंट है, वो पेशेंट दे दिया गया, उनसे बोल दिया गया कि आप इसके माइंड को डेवलप कीजिए, इसके जो कंडीशन, इसका जो मेंटल इसका रिटार्डेशन है, इसको इम्प्रूव कीजिए। तो मतलब हमें पहले से कंडीशन दे दी गई है, बस अब हमें उसे इम्प्रूव करना है। ये जो प्योर साइकोलॉजी होती है ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल एंड थ्योरीज पर। जो जैसे हमारे जो मनोवैज्ञानिक लोग होते हैं, जो मतलब आए हैं, जिन्होंने इसकी खोज करी, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स, अपने थ्योरीज, अपने जो टेक्निक्स हैं वो सब हमको दे दिए हैं। अब बोले कि आप इन्हीं पर स्टडी कीजिए। मतलब कि ये प्योर साइकोलॉजी हमको कहती है कि हमें जो हम थ्योरीज दी गई हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, हमें उन्हीं पर रिसर्च करनी है, उन्हीं पर स्टडी करनी है। उस स्टडी को कहते हैं प्योर साइकोलॉजी। और जो दूसरी आती है वो है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में है कि हम उन्हीं पर रिसर्च करते हैं, लेकिन हम डिस्कस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, हम कोई नया फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं, कोई नया फ्रेमवर्क जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि इस चीज़ में ये हमें नया रूल लाना चाहिए, इससे
हम लोगों का अच्छे से सर्वे कर सकेंगे, लोगों का माइंड का विकास होगा, लोगों में डेवलप होगा, लोगों में डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए अगर हम वो रूल्स रेगुलेशंस लाते हैं और उसे लोगों पर अप्लाई करते हैं तो वो आता है अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर। इसमें भी जैसे ये बोला गया है कि प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स विद रेफरेंस टू रियल प्रैक्टिस सिचुएशन, मतलब कि एक सिचुएशन में हम जो हमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन्हें हम अप्लाई करते हैं और उसका सर्वे करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि प्योर में क्या डिफरेंस है, अप्लाइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा अब हम इसके ब्रांचेस पढ़ते हैं प्योर और अप्लाइड की। तो जो फर्स्टली जो प्योर साइकोलॉजी की जो पहली ब्रांच है वो है जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी ये कि नॉर्मली हम कोई भी प्रिंसिपल को, कोई भी थ्योरीज़ को, कोई भी रूल को स्टडी करते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं, उनको समझते हैं, उसको जनरल साइकोलॉजी कहा गया है। ठीक है, इसमें है जैसे इसमें हम डील करते विद फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। इसमें हम नॉर्मली जो साइकोलॉजी के रूल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उसको जनरल साइकोलॉजी कहा गया है। नेक्स्ट है प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जैसे कोई भी पेशेंट होता है, उनके अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई भी मानसिक दिक्कत होती है, दिमाग की कोई प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में हमको स्टडी करना, उनके बारे में जानना, उस साइकोलॉजी को या उस बारे में जब हम डिस्कस करते हैं उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जिसमें हम कोई भी साइकेट्रिक पेशेंट को ले करके उसके बारे में स्टडी करते हैं क्लिनिकल पर्पस से। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे साइकेट्रिक के पेशेंट आते हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो कोई भी एबनॉर्मलिटी कर रहे होते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब है कि जब हम इसको सोशल परसेप्शन से पढ़ते हैं, मतलब सोसाइटी में जाकर के देखते हैं। जैसे हम लोग ऐसे नहीं बातें करते आज का यूथ इस दिशा में जा रहा है, आज का यूथ जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, आज के यूथ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो मतलब ये एक हम एक सोशल में देख रहे हैं, एक सोसाइटी को ध्यान में रख करके पूरे यूथ को जज कर रहे हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल को हमने नहीं लिया है, पूरे यूथ को, पूरे उस जनरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उस पूरी जनरेशन को हम बोल रहे हैं। तो इसको कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, जिसमें हम सोशल प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज दैट कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी प्रिंसिपल आप ले लेते हैं और उसे जब किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन पर जब उसको अप्लाई करते हैं और फिर जो उसके रिजल्ट निकल कर आते हैं, जब मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस साइकोलॉजी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी में इट डील्स विद एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। मतलब पैरासाइकोलॉजी में जैसे नहीं हमारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, ना चाहते हुए कुछ घटित हो जाता है, जैसे सुपरस्टिशन होता है, ब्लैक मैजिक होता है, इन सब के बारे में जैसे आपने कुछ सुना होगा कि कुछ लोग बहुत अंधविश्वास होते हैं, या कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानते हैं, या कुछ बिल्कुल नास्तिक होते हैं जो मानते ही नहीं। मतलब कि जो पैरा एबनॉर्मल चीज़ें हैं उनके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, जब डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं पैरासाइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी रिलेटेड टू हमारा जियोग्राफिकल एरिया, जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे उसको कहेंगे जियो साइकोलॉजी। मतलब आप इसके हेडिंग से, जो हमारा वर्ड है, आप इस हेडिंग से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर किस बारे में बात करिए। जियो है मतलब कि जियो से ज्योग्राफी, मतलब हमारा जियोग्राफिकल एरिया, जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके बारे में स्टडी करने को कहते हैं जियो साइकोलॉजी। ये अभी हमने जितनी भी ब्रांचेस पढ़ी हुई हैं ये हमारी प्योर साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारी फिजियोलॉजी और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें ये है हमारा ब्रांच है फिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, हमारे शरीर का फंक्शन, मतलब हमारा शरीर कैसे फंक्शन करता है, उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जैसे इसमें फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल, बायोसाइकोलॉजी, इसमें मतलब हमारा जो शरीर है उसकी फिजिक्स कैसी है, जैसे हमारा ब्रेन कैसे बना हुआ है, हमारा जो शरीर है वो कैसे बना हुआ है, जो हमारा माइंड है वो हमें कैसे कंट्रोल करता है, क्या क्या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोकेमिकल होते हैं, क्या क्या न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे शरीर को मतलब हमारे शरीर को चलाते हैं, इन सब के बारे में, हमारा शरीर कैसे फंक्शन करता है, इन सब के बारे में एक साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ने को फिजियोलॉजी साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी।
डेवलपमेंटल में हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे ह्यूमन है उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रहे हैं, उनके बारे में, उनके जो जीवन यापन है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है, वो कैसे साइकोलॉजिकल अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे पॉजिटिव रह रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेरेटिव साइकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी एनिमल बिहेवियर। कंपेरेटिव साइकोलॉजी में ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं एनिमल से ह्यूमन का। जैसे हमको भी कहा गया है हम लोग एक सोशल एनिमल है, जो ह्यूमन होता है वो सोशल एनिमल होता है, सामाजिक जानवर होता है, सामाजिक प्राणी होता है। तो ठीक है, तो इसमें हम वो एनिमल से ह्यूमन को कंपेयर करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमारे अंदर माइंड है, जानवरों के अंदर माइंड नहीं होता है, उनके अंदर सेंसेशन नहीं होता, उतना उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो यही हमारे में बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसके बारे में कंपेयर करना एक साइकोलॉजिकल तरीके से उसको कहते हैं कंपैरेटिव साइकोलॉजी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जब आपको मैं अभी बता दूँ, जब भी कहीं पे कॉग्निटिव आ जाए तो ये होता है रिलेटेड टू माइंड, मतलब इसमें जो भी बातें होंगी माइंड की होंगी। जैसे इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट्स प्रोसेस एंड रिकॉग्निशन, मतलब कि जैसे ह्यूमन थॉट, हमारे थॉट्स किस में आते हैं, हमारे माइंड में ही आते हैं, माइंड में ही हम सोचते हैं, माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सब माइंड का प्रोसेस है। इन दिस स्टेप वी मेनली स्टडीज अबाउट द मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हमारा रिलेटेड टू माइंड, हमारा माइंड क्या क्या काम करता है। आप खुद सोचिए, हमारा माइंड सोचता है, समझता है और पढ़ता है, सीखता है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें करता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मेंटल प्रोसेस है, ये एक मेंटल प्रोसेस है। अब फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करी, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने समझा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिखिए। आप भी अपने थॉट्स मुझे शेयर करिए कमेंट में, अपने आप थॉट्स लिखिए कि आप अपने मतलब ये जो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कोई भी साइकोलॉजी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आपके इस पर क्या विचार है। इससे मतलब मुझे भी एक मिलेगा कि आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो 100 में से अगर 10% भी आपको समझ में आ रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही ग्रेटफुल है, बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने आपको 10% भी समझाने में हेल्प किया है। और फ्रेंड्स अपने भी आप विचार इस पर डिस्कस करिए, विचार अपने रखिए। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़े ब्रांचेज ऑफ प्योर साइकोलॉजी, अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जो पहली ब्रांच है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें एजुकेशनल से आप ऐसे समझ लीजिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए क्या हम टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, क्या थ्योरीज़ को यूज़ करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिहेवियर को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसको कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसका मतलब समझ जाएंगे तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं बना करके, बस आपको इसका बेसिक कीवर्ड्स पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, बनाने को तो आप कुछ भी बना करके लिख देंगे, लेकिन अगर आपको सही मतलब पता होगा तभी आप बना भी पाएंगे उसका। अगर आपको मतलब ही नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस ही नहीं फॉर्म कर पाएंगे। तो ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल है रिलेटेड टू हॉस्पिटल। जब हमारी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में, वहाँ पर जब हम कोई पेशेंट आता है उसको हम उसकी बीमारी को जानते हैं, उसको कहते हैं डायग्नोसिस करना, उसका जब ट्रीटमेंट करते हैं, उसको एसेस करते हैं उसकी क्या क्या बीमारी है, उन सबको एक क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। जब कोई पेशेंट आता है उसका हम असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और जो जो उसको केयर प्रोवाइड करते हैं वो सब आती है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल। इंडस्ट्रियल रिलेटेड टू है, जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो साइकोलॉजी यूज़ करी जाती है उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे सपोज किसी भी चीज़ की रिसर्च हो रही है, ठीक है, वहाँ पे कितने कितने एम्प्लॉय हैं, कितने कितने वर्कर्स हैं, इन सब के बारे में जानना, समझना, वहाँ पर क्या मेंटालिटी है लोगों की उनके बारे में जानना, वो सब आता है हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी रिलेटेड टू हमारे उससे लॉ से है, क्राइम से है। जैसे इट इज़ द टाइप ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडीज अबाउट द पर्सनस बिहेवियर लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल, विटनेस। जब हम कोई क्रिमिनल से मिलते हैं उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या थिंकिंग है, या जब हमारा मतलब जो जैसे वकील होते हैं, जज होते हैं, कोई विटनेस है, गवाह है, मतलब उनकी क्या मेंटेलिटी है, उनके बारे में स्टडी करने को कहते हैं लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारी मिलिट्री साइकोलॉजी। इसमें मिलिट्री साइकोलॉजी में है कि मेनली हम इसमें पढ़ते हैं कि जो मतलब मिलिट्री में पर्सन्स होते हैं, जो आर्मी मैन होते हैं, एयरफोर्स वाले होते हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो क्या मेंटली सोचते हैं,
इन सब के बारे में जो पढ़ना होता है उसको कहते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में है कि हम मेनली इसमें पॉलिटिशियन पर फोकस करते हैं, उनकी क्या मेंटालिटी है, वो कैसे लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर देते हैं, क्या वो टेक्निक यूज़ करते हैं, उनके क्या थॉट्स होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करने को कहते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी है ये बेस्ड स्टूडेंट्स पर, जब वो बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, प्रिंसिपल्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उन सब के बारे में स्टडी करने को कहते हैं स्कूल साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी को, इसको डिटेल में डिस्कस किया। अभी फिर हमने इन दोनों की ब्रांचेस को डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंस, नर्सिंग में हमको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है साइकोलॉजी, नर्सिस के लिए इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम समझते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी फॉर नर्सेस। ये नर्सेस को क्यों पढ़ाई जाती है, इसका नर्सिंग में क्या रोल है। तो फर्स्टली अंडरस्टैंड वन सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिपेयर हैं, अगर हमारा मेंटल मतलब जो हमारा दिमाग है अच्छे से काम कर रहा है, मेंटली स्टेबल है, तो हम खुद को समझेंगे, क्योंकि एज ए नर्स हमें सबसे पहले खुद को समझना होता है। अगर हम पहले खुद को समझेंगे तभी हम एक पेशेंट को डील कर सकेंगे, उसको समझा सकेंगे, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली अनस्टेबल होता है, वो सिक होता है, वो बीमार होता है, वो आता है, उसको पहले बात बहुत सी क्यूरोसिटी होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं समझ पाता। जब हम पहले खुद को समझेंगे तभी पेशेंट को समझाएंगे। अगर पेशेंट एक्सीडेंट हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होगा, उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही होगी, उसके अटेंडेंट कैसे हैं, मतलब उसके साथ जो आए हैं उसके फैमिली, उनके रिलेटिव्स को संभालना वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम कैसे पेशेंट को डील कर सकते हैं। तो जब हम खुद को समझेंगे तभी हम एक पेशेंट को समझाएंगे, उसके बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए हमको साइकोलॉजी पढ़ाई गई कि अंडरस्टैंड वन सेल्फ। आप खुद को जब देखेंगे तभी आप दूसरे के इमोशंस को समझेंगे, दूसरे को मोटिवेट कर सकेंगे, उसके अच्छे के लिए काम कर सकेंगे, उसके बेटरमेंट के लिए काम कर सकेंगे। तो ये है अंडरस्टैंड वन सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड अदर्स। ये इसी से रिलेटेड है कि जब आप मतलब कि पहले खुद को समझेंगे, उसके बाद आप पेशेंट को समझाएंगे, उसके रिलेटिव्स को समझाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उनके साथ क्या मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है, क्या बातें करनी है, उनसे कैसे डील करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम, जैसे आपको सपोज दैट किसी गांव एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जैसे उनकी सास होती है, वो बोलती नहीं हम बहू की डिलीवरी घर में ही कराएंगे, हॉस्पिटल नहीं भेजेंगे। आजकल भी लोगों की मेंटालिटी है, तो उनसे कैसे डील करना है। आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उनको समझा सके, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो उनको समझा सके, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है वो हम उनको बता सकते हैं। तो ये इसी पर बेस्ड है कि अगर हमारी मेंटल, हमारा दिमाग कैसे काम कर रहा है, हमारा दिमाग अच्छे से काम, हमारा खुद पे कंट्रोल है कि नहीं, हमारा दिमाग स्टेबल है कि नहीं, हम बैलेंस अपने आप को रख पा रहे हैं कि नहीं। जब हम खुद सही होंगे तभी हम दूसरे को समझा सकते हैं। अदरवाइज अगर हम खुद में ही प्रॉब्लम में उलझे होंगे, खुद ही हमारे दिमाग में स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, तो हम दूसरे को कैसे डिप्रेशन से निकालेंगे। तो यही है अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड देन है अंडरस्टैंड अदर्स। पॉइंट है प्रोवाइड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। मतलब जो एक नर्स होती है उसको ऐसे काम करना होता है कि मतलब ऐसा उसको काम है ही कि दूसरे के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताना। तो है अ नर्स विल एक्ट एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन एनी कंडीशन एट एनी सिचुएशन। मतलब किसी भी उसको सिचुएशन में कोई भी कंडीशन होती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करना होता है। वो कितनी जल्दी उसको सॉल्व करती है, वो कैसे डील करती है, क्या उसकी थिंकिंग है, कैसे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो किस तरीके से सोच रही है, किस तरीके से वो सॉल्यूशंस निकाल रही है, ये उसके माइंड पर ही डिपेंड करता है। She has the problem and provide adequate solution. A nurse will help the patient in adjustment and provide support to patient. मतलब पेशेंट को हमें सपोर्ट देना होता है, जो उसके प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन निकालना होता है। हमारे पास ऐसे कई तरीके के पेशेंट आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। जैसे कोई पेशेंट आ गया, वो क्योर नहीं हो सकता, तो अब आप उसके मेंटल स्थिति समझ सकते हैं, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है। तो एज अ नर्स हमें डील करना होता है पेशेंट को, हमें उस पेशेंट की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो लड़ सके। क्योंकि अगर उसकी विल पावर अच्छी होगी तो वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। तो ये सब
हमें ही मैनेज करना होता है, एक नर्स को ही मैनेज करना होता है, इसीलिए उसको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, इसीलिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग केयर। इसमें है कि आज जितने अच्छे से हम लोगों को समझेंगे, सपोज इट अगर कोई पेशेंट है, उसको कोई डिजीज़ कंडीशन है, मान लो उसको डायरिया है, अगर हम उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे तभी उसके बेटरमेंट के लिए हम काम करेंगे, तभी उसके लिए हम अच्छे से अच्छा मेडिकेशन लाएंगे, उससे अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, उसको क्वालिटी केयर देंगे। अगर हम किसी को समझेंगे ही नहीं, अगर हमें किसी की प्रॉब्लम्स का ही पता नहीं होगा तो हम उसको क्योर कैसे करेंगे? क्योर करने के लिए हमें उसको समझना होगा। जैसे इसमें क्या है, नर्स एनालिसिस द इंफॉर्मेशन एंड गैदर, सी विल able to provide the calm environment to the patient so that she will encourage the patient to deal effectively and efficiently with the problems। मतलब कि सबसे पहले उसको दूसरे को समझना होता है, उसके सारे पेशेंट होता है, पेशेंट जब आता है वार्ड में उसके सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है, क्या डिजीज़ कंडीशन है, कब से है, क्यों हो रही है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इन सबको समझ करके उसके अप्रोप्रिएट हमको मेडिकेशन करना होता है, उसका ट्रीटमेंट करना होता है, उसे वैसे ही मेंटली स्टेबल करना होता है, उसके साथ उसी तरीके से बात करनी होती है, उसके साथ हम्बल होना पड़ता है, पोलाइट होना पड़ता है और ट्रस्ट वर्दी होना पड़ता है, उसको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप उससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो ये सब कैसे होंगी? जब हमारा माइंड स्टेबल होगा, मतलब घूम फिर करके बातें वहीं पर आ जाती है रिलेटेड टू माइंड। अगर हमारा दिमाग स्थिर है तो हम अच्छे से कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन को बहुत कामली डील कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द क्लोज रिलेशनशिप। इसमें सी विल अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, अ नर्स विल एबल टू रिकॉग्नाइज हर इमोशंस, हाउ दे आर अफेक्टिंग हर बॉडी, एंड आफ्टर दैट सी विल एबल टू रिकॉग्नाइज द सेम इन पेशेंट। दिस विल हेल्प हर टू कंट्रोल द लाइफ एंड रिकॉग्नाइज द सिमिलर नीड्स इन हर पेशेंट। मतलब ऐसे है कि जैसे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसी तरीके से हमारी पर्सनल लाइफ भी है। एक नर्स जैसे मतलब वो एक प्रोफेशन है, वो नर्स है, उसके साथ साथ वो एक वुमेन भी है, उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके भी पेरेंट्स हैं, उसकी भी फैमिली है, तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। उसको समझना पड़ता है कि जो पेशेंट है उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है, इन सबको मैनेज करना पड़ता है, इन सबको समझना पड़ता है। और इन सबको बैलेंस करने के लिए एक हेल्दी माइंड चाहिए, हेल्दी थॉट्स चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, जिस तरीके से हम हर चीज़ को मैनेज कर सकें। पेशेंट की जगह अपने आप को रख करके देख सके कि पेशेंट को क्या फील हो रहा है, पेशेंट कैसे मतलब किस सिचुएशन में है। इन सबको समझने के लिए, इन सबको मतलब सही सिचुएशन करने के लिए हमें साइकोलॉजी की नीड होती है। तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको बस ऐसे याद रख लिए, हेडिंग में ही याद करिएगा कि जैसे अंडरस्टैंड वन सेल्फ, अंडरस्टैंड अदर्स। नेक्स्ट है प्रोवाइड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, प्रोवाइड क्वालिटी केयर, अंडरस्टैंड द क्लोज रिलेशनशिप। जब भी आप ये हेडिंग आपके माइंड में रहेंगी तो अपने आप ही आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इम्पॉर्टेंस हमारा टॉपिक फिनिश होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा डेफिनेशन, स्कोप पढ़ा, इम्पॉर्टेंस पढ़े, नेचर पढ़े और प्योर एंड अप्लाइड साइंस की ब्रांचेस पढ़ी। तो मेनली फर्स्ट चैप्टर में यही आता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये अगर डिफाइन साइकोलॉजी एंड डिफाइन द ब्रांच ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। हाँ, तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई हेडिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे ही कोई गलती हो गई हो, कुछ भी मतलब स्किप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी गलत ही निकल जाता है, तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा कि हाँ, वीडियो आपने ध्यान से देखा, अच्छे से देखा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों को भेजें, क्योंकि जो साइकोलॉजी टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं केवल हम इसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए पढ़ रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए भी पढ़ते हैं, अपने मोटिवेशन के लिए भी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, हमारा माइंड है और हमें माइंड को डेवलप करने के लिए स्टडी करना ये ज़रूरी थोड़ी ना केवल हम एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए पढ़ते हैं, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए भी, खुद के डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ते हैं। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, आधे से ज़्यादा लोग हैं जो आते हैं चैनल पर, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, एक और मेरी फैमिली में जुड़ गए हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आपको कोई
टॉपिक नहीं समझ में आया उसे आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगी, वीडियो बनाऊँगी। अगर मेरे पास अवेलेबल होगा वो टॉपिक तो मैं उसको वीडियो बनाऊँगी। अगर फ्रेंड्स आपको मतलब कोई सिलेबस में कोई दिक्कत है वो भी बताइए। अगर आपको एनसीपी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन चाहिए, ये भी मेरे पास अवेलेबल है। आप वो टॉपिक बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।